नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। वक्त है दमदार 10 का। मैं हूं अमित कुमार पालित। बुलेटिन की शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसने करोड़ों राम भक्तों की आस्था को न सिर्फ ठेस पहुंचाई बल्कि यूपी से लेकर मुंबई और दिल्ली तक सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है। राम मंदिर में समोसा पार्टी करते हुए कैसे हुई चोरी, चंपत राय ने कैसे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, राम मंदिर में संगठित लूट की एक एक इनसाइड स्टोरी आज आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस और एसआईटी की जांच फुल स्पीड में आगे बढ़ी है। आज फिर से पुलिस जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। कल पुलिस ने जेल में बंद अविनाश शुक्ला से 2 घंटे तक पूछताछ की थी। आज पुलिस चिन्नू यादव समेत बाकी आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही पुलिस ने चढ़ावे के प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति और बैंकिंग सिस्टम में लगे 70 लोगों को पूछताछ का नोटिस दिया है। पुलिस आरोपियों के घर से बरामद हुए कैश और डॉक्यूमेंट को लेकर भी पूछताछ कर रही है। साथ ही चंपत राय के बयान और ट्रस्ट की छापेमारी के दौरान मिले कैश और पेपर की जांच भी कर रही है। मंदिर में चढ़ावे के कैश का पूरा लेखा जोखा एसबीआई के जिम्मे था, लेकिन बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से चोरों ने चढ़ावे की रकम चुरा ली। अब एसबीआई के कुछ कर्मचारी भी पुलिस की रडार पर हैं। कल पुलिस ने जेल में बंद अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे सवाल जवाब किए। अविनाश शुक्ला से पूछा गया उसके पास लाखों रुपए कहां से आए, वो राम मंदिर में कब से नौकरी कर रहा है, क्या नौकरी पहले दिन से ही उसने चोरी करनी शुरू कर दी थी, मंदिर से चोरी की गई रकम को कैसे वो लेकर जाता था, क्या कपड़ों में चोरी के लिए कोई सीक्रेट जेब बनाई थी, चढ़ावा चोरी की रकम से क्या क्या उसने खरीदा, क्या उसकी पत्नी भी इस पूरे मामले में शामिल थी, यानी क्या उनको पता था, क्या चोरी की रकम से पत्नी को उसने गहने भी दिलाए। अब पूछताछ के दौरान पुलिस को अविनाश से कई अहम जानकारी भी मिली है। पुलिस को अविनाश शुक्ला के घर पर कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनकी पड़ताल में अब पुलिस लग गई है। 5 जून को ट्रस्ट की छापेमारी के दौरान उसके घर से 58 लाख कैश मिला था। अविनाश शुक्ला अनुकूल लवकुश की कॉलोनी कौशलपुरी में रहता था और अपने भाई के योग सेंटर में ये इन्वेस्ट उसने किया था। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय पराशर सीधा अयोध्या से जुड़ गए हैं। अभय, आज क्या क्या हो सकता है, किससे पूछताछ हो सकती है, क्या जानकारी है? देखिए, पूछताछ जेल के अंदर बाकी आरोपियों से हो सकती है। हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं अमित, अयोध्या का कौशलपुरी इलाका, जहां से 5 लाख रुपए कैश अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर बरामद किए गए थे जब चंपत राय के कहने पर यह रिकवरी हो रही थी। हम आपको सबसे पहले साफ कर दें कि ये अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक का अपना घर नहीं है, ये एक योग केंद्र है। और अविनाश शुक्ला जो है वो अपने भाई अभिषेक के जरिए एक डॉक्टर से जुड़ा और यहां पर जो कि एक अपना योग केंद्र चलाते थे। अभिषेक जो है अविनाश शुक्ला का भाई, एक सरकारी प्राइमरी टीचर है, उसको योग गुरु ने यहां पर रहने की जगह दे दी थी। उसके बाद आइए हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं जहां से रिकवरी हुई थी। असल में अविनाश शुक्ला बता रहे हैं कि 2025 में मंदिर के पास पानी बेचा करता था और फिर उसकी नौकरी अंदर ट्रस्ट में कैशियर के तौर पर लग गई, बैंक के आउटसोर्स के तौर पर। 5 जून को जब चंपत राय को जानकारी मिली कि यहां पर पैसे जो हैं वो चोरी किए जा रहे हैं, तो चंपत राय के कहने पर ये देखिए, ये वो रूम है, इस रूम के अंदर अविनाश और साथ ही जो अभिषेक है वो यहां पर रहते थे और इस ट्रंक के अंदर से रिकवरी हुई है। इस ट्रंक के अंदर से लगभग 5 लाख रुपए कैश लेकर जाया गया है। इसके साथ ही यहां पर एक छोटी पेटी ये भी रखी हुई है जिसपे लिखा हुआ है राम राज्य कोष, यानी कि चंदे के लिए क्यूआर स्कैनर यहां पर लगाया गया है। ये यहां पर क्या कर रहा है, और इस ट्रंक के अंदर से बताया जा रहा है कि उस दिन रिकवरी की गई थी जिसमें से पैसे निकाले गए। एक बात और हम आपको साफ कर दें कि अभिषेक और अविनाश का ये योग केंद्र नहीं है, ये योग केंद्र कोई और डॉक्टर चलाते हैं। लेकिन अभिषेक की यहां पर उनसे मुलाकात हुई जो योग गुरु थे, और एक योगाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सीमा तिवारी। सीमा जी, हमने देखा कि 5 तारीख को यहां से कैश की रिकवरी हुई। अविनाश और उसका भाई अभिषेक वो यहां पर क्या कर रहे थे, कब से रह रहे थे? जी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारे ये सेंटर हमारे गुरुदेव का है, डॉक्टर चैतन्य का, और गुरुजी ने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनमें से एक अभिषेक भी था। उसकी सारी देखभाल गुरुजी करते थे, उसकी फीस वगैरह भी यहाँ तक कि गुरुजी देते थे। और फिर उसने अपनी मेहनत से ये एक नौकरी हासिल की, प्राइमरी में अध्यापक हो गया वो। और जब वो अध्यापक हो गया तो फिर अभी 1.5 साल पहले करीब अपने भाई को यहाँ लेकर आया
और उसने अपने भाई की नौकरी भी लगवाई। तो बाद में पता चला कि ये राम मंदिर में वहाँ उसकी नौकरी लगी, और अभी पता चल रहा है हाल में कि उसका गबन में नाम आया, और ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शौक लगा हम लोगों को। इसी रूम के अंदर वो रहते थे, क्या किराए पर दिया हुआ था या कैसे रहते थे? नहीं नहीं, उनको अभिषेक को गुरुजी ने रखा था। अभिषेक गुरुजी की सेवा करता था, उनके साथ रहता था। तो अभी गुरुजी करीब 2 साल पहले उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वो विवेक सृष्टि उनका आश्रम है, अबे वो आप अपनी फैमिली के साथ बातचीत वहाँ जारी है। रखिए, तो अभिषेक लेकिन यही तब रहता तक था, हम कोई आपको किराया कुछ नहीं, अहम कुछ। जानकारी भी देते हैं। जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, आखिरकार कैसे हुआ, चोरी का पता कैसे लगा, कुल कितना पैसा चुरा लिया गया, हीरो के हार, सोने के मुकुट, चांदी की ईंट, ये सारे सामान कहां पर है, इन सब चीजों की एक्सक्लूसिव डिटेल आपको बताते हैं। ये पूरी कहानी जून के पहले हफ्ते में शुरू हुई। मंदिर परिसर में जहां दान पात्र खोले जाते थे, उनमें भरे हुए नोटों को टेबल पर पलटा जाता था। इस कमरे में 4 टेबल लगे हुए थे। एक मेन टेबल है जहां पर गिनती होती थी। इस टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगी थी, जिस पर बैठकर नोट के बंडल बनाए जाते थे गिनकर, और यहीं से चोरी होती थी। इस कमरे में एक शिफ्ट में 22 लोग मौजूद रहते थे। किसी की भी फ्रिस्किंग नहीं होती थी, यानी कि तलाशी नहीं ली जाती थी। लोग डबल जेब वाली शर्ट पैंट पहनकर आते थे। चरावे की काउंटिंग जूते जुराब पहनकर होती थी। लोग खाने पीने की चीजें काउंटिंग वाले कमरे में लेकर आते थे। यहां तक कि काउंटिंग रूम में बड़े आराम से पार्टियां होती थी। हजार रुपए के समोसे मंगाए जाते थे, 800 रुपए की कचौरियां मंगाई जाती थी। पैसे चुरा चुरा कर सब अमीर बन चुके थे। अब पुलिस जांच में पता चला है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पूरा खेल काउंटिंग रूम से शुरू हुआ। यहीं से चोरों ने भगवान राम का चढ़ावा चोरी करना शुरू किया। काउंटिंग रूम में पहले दिन से ही इन्होंने किसी नियम को नहीं माना है। फ्रिस्किंग, बिना जेब वाले कपड़े, काउंटिंग रूम में खाने पीने की पाबंदी, बीच बीच में बाहर जाकर वापस आना, ये सारे रूल्स तोड़ दिए गए थे। राम मंदिर में महापाप करके ये चोर करोड़पति बन गए थे। इसीलिए हर दिन हजारों रुपए उड़ाते रहे। जब टेबल पर दान पात्र खाली किए जाते थे तो सामने नोटों के ढेर होते थे। गिनती करवाने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। चढ़ावे की गिनती करने वाले अनिल मिश्रा के रिश्तेदार थे। अब टिन्नू यादव के करीबी भी थे। निगरानी करने की जिम्मेदारी सुभाष श्रीवास्तव की थी, जो अनिल मिश्रा का आदमी था। टेबल पर नोटों के ढेर की गड्डियां बनाई जाती थी। इस दौरान गिनती करने वाले गड्डियां पैंट में छिपा लेते थे, या फिर शर्ट में जो डबल पॉकेट्स बनाए गए थे उसके अंदर डाल लेते थे, या जुराबों में डालकर ये बाहर चले जाते थे। बड़ी बात है कि इनकी तलाशी नहीं ली जाती थी। हालांकि इस जांच में पता लगा कि एक बार यहां पर जांच की बात आई और सुभाष श्रीवास्तव को जांचा गया, यानी कि फ्रिस्किंग की गई, तो उसने कहा कि मैं तो संघ का आदमी हूं, मैं तो प्रचारक हूं, ये मैं कैसे कर सकता हूं। जिसके बाद यह मामला चंपत राय तक पहुंचा। चंपत राय ने उसके बाद से क्या कहा कि अब से फ्रिस्किंग नहीं होगी, कभी कभार जरूरत पड़ी तो बीच में आप कर सकते हैं रैंडम चेक। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि चढ़ावा चोरी में प्लानिंग करके सुरक्षा जांच के नियम को बदला गया था। नियम तोड़ने की शुरुआत सुभाष श्रीवास्तव ने की, जिस पर काउंटिंग की निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी। जब सुभाष श्रीवास्तव की जांच हुई तो उसने खुद को संघ का स्वयंसेवक बताकर जांच करने वालों पर ही आरोप लगा दिया, धमका दिया। फिर चंपत राय ने जांच का नियम ही बदल दिया, जिसके बाद रोजाना आने जाने वालों की चेकिंग बंद कर दी गई। कभी कभी अचानक यानी रैंडम चेकिंग होने लगी। अब देखिए सर, हमारे साथ सबसे पहले तो बोल दें कि अजीत जी मौजूद है और सज्जन जी भी मौजूद है, क्योंकि हम इतना ज्यादा डिटेल बता रहे थे कि आपका इंट्रोडक्शन करने में थोड़ी देरी हो गई। लेकिन अब ये पूरी कहानी देखिए कैसे निकलकर सामने आ रही है। कहां से मतलब जो जड़ जो है ना सर, जड़ से ही चीजों को नहीं ध्यान में रखा गया। और सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि कैसे हो सकता है कि जब आपने एक एसओपी तैयार किया है उसको कोई व्यक्ति अपने मन के मुताबिक बदल दे। मैं चंपत जी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, ये पहले तो एसओपी बनाने में ही एक मनमानी हुई है। आप देखिए सारा सिस्टम, जिसके बाद से जैसे हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि ये महाकुंभ के बाद मतलब 2025 में अप्रैल के बाद से चोरी होने की खबरें, मतलब चोरी होनी शुरू हुई है। जिस जानकारी भले अभी जून के पहले हफ्ते में मिली या मई के आखिरी हफ्ते में, ये उसी समय से शुरुआत हो गई थी। करीब 1.5 साल 1.25 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। जो एसओपी बना उसमें सब सारी चीज़ें आउटसोर्स कर दी गई। बैंक को भी जिस बैंक की शाखा है वहाँ अपने मंदिर परिसर में, उसने भी नोट गिनने के लिए लोगों को आउटसोर्स किया। ये अभी जिन लोगों की बात हो रही थी, अविनाश 6 लोग इसमें, ये भी आउटसोर्स किया हुआ था, आउटसोर्स किया हुआ ही आदमी था। तो जनरली आउटसोर्स किए हुए आदमी के ऊपर आपको बहुत बैकग्राउंड चेक करना होता है या बहुत निगरानी रखने की जरूरत होती है, जो नहीं रखी गई। एक अभी आपने बताया कि निकलते समय जांच होने की व्यवस्था थी, तो वो लोग ऑफेंड होने लगे। चूंकि वो चोरी कर रहे थे तो उन्होंने अपना ईगो, अपना वो दिखानी, नैतिकता और संघ का वो बैकग्राउंड दिखाना शुरू कर दिया कि अब
हमारी जांच कैसे कर सकते हैं? तो एक तो एसओपी पहले बना, उसमें कमी थी कि सुरक्षा का भी आउटसोर्स किया हुआ है, कुछ पुराने रिटायर्ड सैनिक वगैरह लोगों को रखा गया है, नोट गिनने वाले लोग आउटसोर्स किए गए, फिर उनके ऊपर निगरानी की व्यवस्था नहीं बनाई गई। जो निगरानी की व्यवस्था बनी एसओपी में, उसको मनमाने तरीके से चंपत राय ने अपने उसको मोल्ड कर दिया कि नहीं अब जांच नहीं होगी और रैंडम जांच होगी। अब जो लोग चोरी कर रहे हैं, अगर उन लोगों के हिसाब से एसओपी है तो रैंडम जांच में वो कैसे पकड़ा जाएगा? उसको पता होगा कि किस दिन रैंडम जांच होनी है, नहीं आपने उस दिन वो लेके निकलेगा ही नहीं पैसा। अभी आपने जो बात कही ना कि उनको पता होगा कि कब जांच होने जा रही है। हाँ। अब आगे की कहानी जरा बताते हैं दर्शकों को। राम मंदिर में जमकर चढ़ावे की लूट हुई, लेकिन ये लूट, ये चोरी पकड़ी कैसे गई, अब वो भी आपको सुनाते हैं। जून के पहले हफ्ते में इनमें से एक व्यक्ति ने चंपत राय की शिकायत की जाकर कि देखिए कि दान में जो नोट आ रहे हैं उसको चुराकर लोग ले जाते हैं जेबों में भरकर। चंपत राय ने मंदिर में काम करने वाले आर्मी के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स से सलाह ली और तय किया कि अगले दिन अचानक ही तलाशी ली जाएगी। इसका प्लान बना, लेकिन चोर काफी चालाक थे। उनको तक ये खबर पहुंच गई, यानी कि उनके मुखबिर मौजूद थे। उनको ये बता दिया गया कि आज ये दिन है जिस दिन तलाशी ली जाएगी, फ्रिस्किंग होगी। बाहर जाने से पहले जब एक एक करके बाथरूम में लोग गए तो पैसा वहां पर थैला में छुपा दिया। फ्रिस्किंग में किसी के पास कुछ भी नहीं मिला। जब शिकायत करने वाले को डांट पड़ी, लेकिन उसने तो अपनी आंखों से देखा था कि यहां तो मेरे सामने कितनी बार लोग नोटों की गड्डियां जेब में भरकर ले गए, फिर वो कैसे मान लेता। फिर अचानक सफाई करने वाले कर्मचारी को बाथरूम में नोटों की गड्डियां मिल गई, तो यह राज पूरा खुल गया। चंपत राय ने सीसीटीवी फुटेज देखा, यह भी देखा कि कुछ लोगों ने कई बार सीसीटीवी को कवर करने की कोशिश की। फिर 2-4 लोग नोट जेब में भरते दिखाई दिए। अब इसके बाद इन्हीं रिटायर्ड फौजियों की टीम के साथ चंपत राय ने चोरों के घर पर छापा मारा, चोरों को धमकाया, चुराया हुआ माल वापस करने के लिए बोला, नहीं तो कहा कि जेल भेज देंगे। धीरे धीरे 7 चोरों ने में से जो 7 चोर थे उनमें से 5 और 6 जून को पैसे वापस आ गए। काउंटिंग करने वालों के घरों से करीब 80 लाख रुपए बरामद हुए। अब मैं बताता हूं, इसमें सिर्फ रुपए नहीं थे, $1100 भी शामिल थे। बाद में करीब 20 लाख रुपए इन लोगों के बैंक अकाउंट से मिले और कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। कैश वापस लाने के बाद चंपत थाने नहीं जाना चाहते थे। उनके ऊपर एफआईआर करवाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मामला रफा दफा कर दें, क्योंकि अपने ही लोग हैं, पैसा वापस आ चुका है, नौकरी से हटा देंगे, बदनामी हो जाएगी, ये सब चलता रहा। लेकिन तब तक चरावा चोरी की बात आग की तरह फैल चुकी थी और यह बात बाहर पब्लिक में आ गई, मीडिया में आ गई, जिसके बाद चंपत राय के ऊपर ये कह सकते हैं कि एक दबाव बना और उनको आखिरकार एसआईटी के लिए हामी भरनी पड़ी। अब एक राम भक्त है राजू मनवानी, इन्होंने बताया कि उन्होंने सिंधी समाज की तरफ से चांदी की 200 ईंट दान में दी। ऑल इंडिया बुलियन ट्रेडर एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी ने बताया कि उन्होंने चांदी का दीपक भगवान रामलला के लिए दान किया था। राम मंदिर के लिए लोगों से चांदी इकट्ठा की थी, उसकी ईंट बनवाकर चंपत राय को सौंपी थी। इसी तरह एक भक्त अनीता भारद्वाज ने चांदी के काग भुसुंडी दान दिए थे। हैदराबाद के राम भक्त श्रीनिवास शास्त्री ने भी चांदी की चरण पादुकाएं दी थी। चांदी की ईंट और गोल्ड प्लेटेड चांदी का धनुष भी दान किया था। दान पात्र का ओपन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दान पात्र बहुत छोटा सा होता है, इसीलिए तो सारी वस्तुएं दान पात्र में नहीं दी जाती हैं। खासतौर पे जो आभूषण होते हैं उसे बाय हैंड डिलीवर किया जाता है। तो राम मंदिर में ऐसी चीजों के लिए अलग से काउंटर बना हुआ है और इसीलिए आभूषण और उपहार काउंटिंग रूम तक नहीं पहुंचते थे। तो फिर वो कहां जाते थे? जब तलाशी हुई तो एसआईटी ने ढूंढ कर निकाला, ये सारे हीरे जवाहरात, सोना, चांदी चंपत राय के कमरे में सुरक्षित मिले। उन्हें संभाल कर रखा गया था, इनका पूरा हिसाब किताब लिख कर रखा जाता था। पर वो इतने हैरान परेशान थे और उम्र में काफी ज्यादा भी हो चुकी उनकी, इसीलिए उन्हें याद नहीं आ रहा था कि कौन से जवाहरात कहां रखे गए थे। लूट में रिकवर किए गए 80 लाख रुपए भी चंपत राय ने संभाल कर तिजोरी में ही रखे थे। उनके साथ जब लोगों के कन्फेशन भी किए गए तो दान पात्र से जो रुपए चुराए गए थे उसके बारे में पूरा ब्यौरा यहां पर निकलकर सामने आ गया। सज्जन जी, अब देखिए चोरी किस तरह से पकड़ी गई ये भी साफ हो गया, किस तरह से रिकवर किया ये भी साफ हो गया। करीब 1 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। अब बात आती है कि क्योंकि चंपत राय जी ने कहा कि इससे उनकी बदनामी हो जाएगी, मंदिर की बदनामी होगी, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो हमने नहीं किया। लेकिन जिम्मेदारी उनकी थी। एक जिम्मेदारी थी कि जेवरात जो सोना चांदी आ रहा है उसको उन्हें सुरक्षित रखा, लेकिन दान तो चोरी हुआ है। 6 तारीख को अब बैठक होने जा रही ट्रस्ट की। यहां पर 2 लोगों के ऊपर आरोप है, अनिल मिश्रा और साथी चंपत राय। इनका रिप्लेसमेंट तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए इनका रिप्लेसमेंट तो होना ही चाहिए। और इस्तीफा तो उन्होंने दे रखा है, मंजूर रखा है और हो भी जाएगा मंजूर, एक औपचारिकता है।
रही बात, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि मानसिकता ये थी कि बदनामी हो जाएगी, तो ये किसी के व्यक्तिगत या निजी घर का मामला नहीं था। ये एक ट्रस्ट है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु एक आंदोलन के बाद उनकी भावना जब जुड़ी थी, उससे ये मंदिर बन के आया है। वैसी स्थिति में आप उस मानसिकता से, भले ही आप भला चाहते थे कि बदनामी हो जाएगी मंदिर की, लेकिन ये आपका व्यक्तिगत संस्था नहीं था। तो यहाँ पे ये मानसिकता दिखाता है कि चंपत राय जी हों और बाकी लोग हों, उन्हें ये लग रहा था कि राम मंदिर उनकी उसी तरीके से एक निजी संस्था है जैसे कोई अपने घर के बारे में समझता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए कि यहाँ पे ट्रस्ट में चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, और भी कुछ लोग हो सकते हैं, उनको बदला जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो उसके कोषाध्यक्ष हैं, गोविंद गिरी। ये मामला पूरा गबन का है। वो कर क्या रहे थे? आप कोषाध्यक्ष हैं, आपको कथा कहने से फुर्सत नहीं मिलता है तो मत बनिए कोषाध्यक्ष। अगर आप वहां आके अपनी भूमिका, अभी वो क्यों है वहां पे गोविंद गिरी महाराज? अयोध्या केवल आप जब कोई वीआईपी आएगा तो उसके साथ आप चले आएंगे दर्शन करवाने, वो भी होना चाहिए। और तीसरी बात एक और देखिए, सीईओ की डिमांड हो रही है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर होना भी चाहिए, जो भी व्यवस्था के लिए ठीक हो। ध्यान ये रहे कि ये सरकार के नियंत्रण में ये मंदिर ना जाए इस बहाने। और दूसरी बात, मंदिर को कोई भी जाके अगर देखता है तो समझ जाएगा, जो डीएम है एक्स ऑफिशियो, प्रदेश सरकार के एक आईएएस अफसर है और केंद्र सरकार के, प्रदेश और डीएम जो ये हैं, इनके पुलिसकर्मी वहां परमानेंट रहते हैं। पता है क्यों? कि उनके रिकमेंडेड कोई वीआईपी जाए तो डायरेक्ट उनको दर्शन कराया जा सके। सारा का सारा तंत्र जो है, चाहे एक्स ऑफिशियो वहां के ट्रस्टी थे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, या बाकी लोग थे जिन पे आरोप नहीं भी लगा है, कोषाध्यक्ष क्या कर रहा था? और इतने बड़े गबन का मामला है और गोविंद गिरी महाराज वहां पे बयान दे रहे हैं। ठीक, बहुत लोग जिम्मेदार हैं। सिर्फ यहाँ पर चंपत राय, उसके बाद अनिल मिश्रा जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन साथ ही साथ जैसा आपने बताया कि वहां पर जो बाकी लोग भी और मौजूद है, ट्रस्टी है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। और साथ ही आप सोचिए कि सिर्फ सुरक्षा में कोई सेंध नहीं है, वहां पर सुरक्षा के बड़े चाक चौबंद प्रबंधन किया गया था और वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा भी होती थी। राम मंदिर में दान चोरी की शुरुआत कुंभ मेले के दौरान शुरू हुई, जब भारी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर आने लगे। ऑन एन एवरेज रोज 5 से लेकर 6 लाख रुपए की चोरी हुई है। कोई कोई दिन तो ऐसा भी होता था जब काउंटिंग कुछ हजार रुपए की होती थी। जब किसी की जांच की गई तो पता चला कि वो दिन भी थे जब सिर्फ सिक्के गिने जाते थे। हिसाब लगाने वालों का अंदाजा है कि जब 4 जून को यह मामला खुला तब तक करीब 4 करोड़ से ज्यादा रुपए की चोरी हो चुकी थी। अब सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक एस्टिमेट भी आपको बताते हैं। इतने लंबे समय तक जो ये चोरी चलती रही और निगरानी में ढिलाई दी गई, उससे सोने, चांदी, जवाहरात के वैल्यूएशन का भी काम होता था। इसके लिए मिंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। मिंट के लोग करीब 1.5 महीने मंदिर परिसर में रहे। उन्होंने कुछ चांदी गलाने का काम भी किया, वैल्यूएशन में भी देखा उन्होंने। पर चंपत राय ने कहा कि मिंट के लोगों पर होने वाला खर्च बहुत ज्यादा है जो ये काम करते थे, यानी सोना चांदी जो आता था उसको गलाकर एक तरह से ईट या उसको बिस्किट की शक्ल देते थे। असल में वो राम मंदिर में किसी को भी रखना नहीं चाहते थे, अपने अलावा देखना नहीं चाहते थे, ना मिंट को, ना पुलिस को, ना बैंक ऑफिसर्स को, और ना ही किसी सीईओ को। आरएसएस की तरफ से करीब 1.5 साल तक चंपत राय से बार बार सिस्टम बनाने के लिए कहा गया, कुछ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने के लिए कहा गया, लेकिन वो अपनी बात पर ही अड़े रहे। अब संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लगता है कि उन्हें चंपत राय को मनाने समझाने में नहीं लगना चाहिए था। उन्हें सिस्टम बनाने के लिए सख्ती से कहना चाहिए था, पर किसी ने चंपत राय से यह कहने का साहस ही नहीं किया। और दमदार 10 में बात करते हैं यूपी की सियासत की। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने इस्तीफा दे दिया है। कमाल अख्तर मुरादाबाद की कांट सीट से विधायक हैं। बताया जा रहा है कि सांसद रुचि वीरा से अनबन की वजह से कमाल अख्तर से इस्तीफा लिया गया है। रुचि वीरा ने खुद को नजरअंदाज करने और पार्टी के कार्यक्रम में नहीं बोलने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव से कमाल अख्तर की शिकायत की थी। अखिलेश ने दोनों को एक साथ लखनऊ बुलाकर बात भी की थी। अखिलेश यादव के सामने ही दोनों नेता भिड़ गए थे। कमाल अख्तर के इस्तीफे से रुचि वीरा खुश हैं। अखिलेश की तारीफ में कसीदे पड़ रही हैं। वहीं कमाल अख्तर का कहना है कि वो पीडीए की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोगों को अब चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से। जो चुनाव अब आने वाले हैं विधानसभा के, उसमें हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें भाजपा से लड़ना है। तो जो भी परिस्थितियां पिछले दिनों रही वो मैंने सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो उनसे अवगत करा दिया। अब उनका फैसला है कि उन्होंने अनुशासन की तरफ ये कदम उठाया है।
देखिए, पार्टी बहुत बड़ी है और बड़ी पार्टी के अंदर आपस में लोगों में इत्तेफाक न इत्तेफाकी चलती रहती है और इस तरह की कोई बात ही नहीं है। और अगर कोई चीज़ है भी तो आप उनसे जाके पूछिए जिनका नाम ले रहे हैं। मेरे मन में या मेरे तरफ से तो कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होगी तो वो बताएंगे आपको। पीडीए को मजबूत करने के लिए कमाल अख्तर साहब ऐसी मजबूती से खड़े रहेंगे जैसे खड़े आते आज तक दिखे हैं। 30 साल समाजवादी पार्टी को मजबूत करते करते हम लोग यहाँ तक आए और जब तक जीवन रहेगा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को मजबूत कर कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही जीवन का ध्येय है और यही जीवन का मकसद है। सर, आदेश का पालन हुआ है कि नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुरादाबाद के अंदर दो भिड़ गए, एक एमएलए है और दूसरी है सांसद। बिल्कुल नहीं, ये पार्टी का इंटरनल झगड़ा है। इसको इस रूप में, जिस रूप में अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन ये हमको पता नहीं क्यों जब से ये घटना हमारे सामने आई, 2 दिन से हम इस बात की, 3 दिन से सुन रहे हैं हम इस बात को, वो उस तरह से नहीं है वो घटना जैसी दिख रही है। ये हमको लग रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के अंदर एक योजना के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, योजना है। बिल्कुल। अभी ये चर्चा है कि कमाल अख्तर को हटा करके एक दलित मुख्य सचेतक बनाया जाएगा और अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पिछड़ा दलित पर फोकस करें, पिछड़ा में गैर यादव पिछड़ा और दलित के ऊपर फोकस करें जिसमें गैर जाटो दलित हो। अच्छा। तो ये एक राजनीति हमको दिख रही है इसके पीछे। हो सकता है कि इन दोनों के रुचि वीरा और कमाल अख्तर के झगड़ा दिखावा नहीं है, इनका झगड़ा अपना है असली। नहीं, वो तो मुरादाबाद सीट को लेकर ही हुआ था, लोकसभा सीट को लेकर पहले से चल रहा है। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव जो कर रहे हैं इसमें एक अवसर देख रहे हैं वो। जैसे ही आप कोई मुस्लिम चेहरा, बड़ा मुस्लिम चेहरा नेपथ्य में जाएगा, हाशिए में जाएगा, मुसलमान तुष्टीकरण के जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगते हैं वो थोड़ा उसमें कमी आएगी। मुस्लिम चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं। देखिए, आजम खां चले गए, तमाम दूसरे मुस्लिम बड़े चेहरे थे, जो मुख्तार अंसारी का चेहरा हो, अफजाल अंसारी का चेहरा हो, अतीक अहमद का चेहरा हो, सारे चेहरे या तो मतलब वो खत्म हो गए, उनका जीवन समाप्त हो गया, या हाशिए में चले गए या बसपा में चले गए। अब ये भी छोड़ करके जा रहे हैं तो मुस्लिम चेहरे हट जाएंगे, दलित और गैर यादव पिछड़ा आगे आएगा। तो ये अपना पीडीए मजबूत करेंगे, उसमें अल्पसंख्यक। सज्जन जी, मैं अगली खबर पे जाऊं, छोटा सा रिएक्शन आप दीजिएगा कि क्या ये रिस्क उठा सकते हैं कि मुस्लिम नाराज हो जाए समाजवादी पार्टी से? मुस्लिम के पास विकल्प क्या है? 2017 में मायावती 403 में 100 सीटें दिए, 100 सीट दी, उसके बाद भी 66% से ज्यादा मुसलमानों ने अखिलेश को वोट किया। तो कम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के बावजूद भी यूपी में मुसलमानों का ज्यादातर वोट समाजवादी पार्टी को जाता है। इसलिए अखिलेश को उसकी बहुत चिंता नहीं करनी है। इसलिए पीडीए में पी और डी की चिंता ज्यादा है उनको। ठीक है, मतलब दलित, बिल्कुल, और पिछड़ा। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए योगी ने अखिलेश को शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता, दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। इस समय यूपी में राम के नाम पर यूपी में राजनीति भी पीक पर है। ऐसे में योगी के बधाई संदेश में प्रभु श्री राम का जिक्र चर्चा का केंद्र बना हुआ है।